नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले एक कहानी सुनिए। दो दैत्य हैं, दोनों का चेहरा एक जैसा है, दोनों एक ही जगह रहते हैं और लोग कहते हैं कि दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई भी हैं। एक दैत्य के खिलाफ 20 साल लड़ाई चलती है और उसके बाद उससे शांति समझौता कर लिया जाता है। तभी दूसरा दैत्य घेर लेता है, बेदम कर देता है। आप समझ चुके होंगे कि कहानी कहां फिट बैठती है। अमेरिका ने काबुल धमाके में तालिबान को क्लीन चिट दे दिया है और आईएसआईएस खुरसान से बदला लेने की कस्में खा ली है। लेकिन सवाल कैसे? आतंकियों को भी गुड एंड बैड के खांचे में बांटने का खेल आखिर है क्या? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको बताएंगे पूरा लेखा जोखा कि आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने दिन क्या कुछ किया। आज ये नौबत कैसे आई है? बीते दिन धमाकों में गई जान की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? 31 अगस्त तक जो कुछ होगा उसकी जवाबदेही किसकी होगी? एक बहुत बड़ा पैनल देश विदेश से हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। نیروهای خارجی بودن که وام افتادن چپه شدن، همون بود که درگیر گریز شدن، ما برآمدیم. 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने अमेरिका को झकझोर दिया। We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 95 अफगानी जानों की मौत पर दुनिया स्तब्ध है। ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که وام افتادن چپه شدن، همون بود که درگیر گریز شدن، ما برآمدیم. 400 500 نفر که من دیدم، بسیار قوی انفجار بود. जिसका डर था वही हुआ। काबुल एयरपोर्ट जहां जान बचाने की होड़ मची थी, आईसिस के आतंकियों ने उसी काबुल एयरपोर्ट को धमाकों से दहला दिया। देखती रह गई दुनिया, देखती रह गई अमेरिकी सेना। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भूलेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। An attack by a group known as ISIS-K took the lives of American service members, as well as anyone who wishes America harm. Know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. आज लेकिन ये सवाल है कि अमेरिका बदला लेगा किससे और कैसे? तालिबान तो अमेरिकी राष्ट्रपति की नजरों में बेगुनाह है। जो बाइडेन ने साफ कहा है कि तालिबान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तालिबान के लोग अच्छे नहीं, लेकिन वो एयरपोर्ट खुला रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह साफ कह रहे हैं कि ये धमाके आईसिस और तालिबान की मिली भगत का अंजाम है। There is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened. They're not good guys, the Taliban. We're not suggesting that at all. But they have keen interest. As many of you have been reporting, they very much would like to figure out how to keep the airport open. They don't have the capacity to do it. अमरुल्लाह सालेह कहते हैं, हर प्रमाण साफ बताता है कि आईएसके की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में ही है। खास तौर पर काबुल में तालिबान जैसे आईसिस से संबंध नकार रहा है, वो ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से इनकार करना। तालिबान ने अपने मास्टर यानी पाकिस्तान से बहुत अच्छा सीखा है। अब सवाल अमेरिका के चुन चुनकर आतंकियों को मारने पर है। अगर अमेरिका तालिबान को क्लीन चिट दे रहा है तो आईसिस के खिलाफ जंग में तालिबान अमेरिका का सहयोगी माना जाए। अगर आईसिस के खतरे के बारे में अमेरिका को पहले से पता था तो फौज हटाने से पहले कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया? क्या गुड तालिबान और बैड तालिबान से बढ़कर अमेरिका अब गुड आतंकी और बैड आतंकी तक पहुंच गया है? यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है।
जो किसी को मिलता है किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है, और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार विश्व के कई मंच से दुनिया को बताया है कि आतंक में गुड एंड बैड ढूंढने वाले मानवता के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। इस गुड और बैड आतंक की आड़ में छिपने वाले देशों के लिए आज बड़ी मुसीबत है। अब अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका तालिबान पर निर्भर है। अपने सैनिकों की मौत पर मातम मनाता अमेरिका क्या अफगानी जिंदगियों की भरपाई कर पाएगा, जो आज भी धमाकों के बाद भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। देखिए इस भीड़ को, मौत मुट्ठी में लिए इस बेबस भीड़ को बस अफगानिस्तान से भागना है। 3 दिन बचे हैं, फिर तालिबान का डेडलाइन भी खत्म हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। बहुत बड़ा संकट ये विश्व के सामने है। हम चर्चा करेंगे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर भारत, हर जगह से मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अजय जैन भुटोरिया साहब जो कि बाइडेन की टीम के सदस्य हैं वो जुड़ गए हैं, मेंबर नेशनल फाइनेंस कमेटी के हैं वो। अब्दुल समद साहब याकूब जो कि प्रवक्ता है पीटीआई के। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कोर कमांडर श्रीनगर से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आरिफ अजाकिया साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पूर्व मेयर भी कराची के रह चुके हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कितने दिनों तक क्या कुछ अफगानिस्तान में किया है, क्योंकि चर्चा का विषय आज हम यही बता रहे हैं कि क्या बाइडेन फंस गए हैं। कुल वक्त जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में बताया है, उसकी सेना ने 7265 दिन कुल वक्त अमेरिका की सेना ने वहां बिताया है। शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 तालिबान के खात्मे के साथ। अभी तक कुल खर्च जो किया गया है 2260 अरब डॉलर, यानी लगभग 165 लाख करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा, क्या कुछ उससे बदल पाया? 2448 अमेरिकी जवानों की मौत हुई है। हालांकि ये कम है अनुपात में। अब जब अफगानी सेना की आप मौत देखेंगे, 66,000 जवानों की मौत हुई अफगानी सेना की, हम आपको बात बता रहे हैं। और इसी के साथ अफगानी नागरिकों की जो मौत अभी तक हुई है वो भी देख लीजिए, 47,245। तो अफगानिस्तान में यूएस का बही खाता हमने आपको बता दिया है। जो तालिबानी आतंकी अब तक ढेर हुए हैं 51,191। तमाम मेहमानों को दिखाइए। मैं चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहती हूं भुटोरिया साहब, क्योंकि हमने शो का नाम भी यही रखा है, फंस गए रे बाइडेन। सवाल यह है कि जो बाइडेन अब क्या करेंगे? क्या तालिबान अब इस जंग में उनका एलाई है? जंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सीधे लड़ाई हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि वील हंट देम डाउन, चुन चुन कर मारेंगे। तो क्या अब तालिबान उनका एलाई हो गया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि आईएसआईएस के और हक्कानी नेटवर्क के मिली भगत की बात किसी से नहीं छिपी है। अमेरिका क्या जानबूझकर इस पर आंखें बंद कर रहा है? ये गुड और बैड टेररिज्म की जो झांसा विश्व को दिया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है बहुत खतरनाक खेल है ये, मिस्टर भटौरिया? देखिए, अभी सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है वहां पर। और जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा कि अभी हमारा मिशन है कंप्लीट अगस्त 31 को विड्रॉ करना, उसको एस्केलेट कर रहे हैं और विड्रॉ करेंगे। और साथ में वी विल हंट देम डाउन एंड विल चूज आवर ओन टाइम। एंड उस प्लेस पे हम आईसिस के को जिन्होंने ये किया है उनको उनका पनिशमेंट मिलेगा। एंड उस मिशन की, उस नेक्स्ट मिशन की भी तैयारी करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने कमांडर्स को वो दे दिया है। तो दैट विल हैपन, बट इमीडिएट जो अभी प्लान है वो दैट इज इवैक्यूएशन। मिस्टर भुटौरिया, क्या आप और जो बाइडेन दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआईएस खुरसान ने ये बिना तालिबान, बिना हक्कानी नेटवर्क के ये अंजाम तक पहुंचा दिया है? इसका जो भी इंटेलिजेंस डेटा है, जो अभी इंटेलिजेंस उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि इसमें तालिबान और उसका कोल्यूशन, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि उनके कोल्यूशन है। लेकिन हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्प्लिंटर्ड ग्रुप्स हैं और ये तालिबान के बेटर के लिए होगा कि आईएसआईएस के वहाँ पे अफगानिस्तान में ग्रो नहीं करे, ताकि तालिबान पर भरोसा कर रहा है अमेरिका। तालिबान एलाई बन गया है अमेरिका का। तालिबान के भरोसे अमेरिकी सेना की सुरक्षा है। तालिबान पे भरोसा एक आंख से सच देख रहा है अमेरिका इस वक्त।
मैं आपसे 3-4 तरीके से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि ये कंक्लूसिव स्ट्रैटेजी दिख ही नहीं रही है। ISIS-K को क्या आप अलग से टारगेट करके मारेंगे? क्या हक्कानी नेटवर्क के साथ उनका काम, तालिबान के साथ उनका काम दिखेगा नहीं अमेरिका को? क्या एक आंख से सच दिखेगा? क्या तालिबान अब आपका एलाई हो गया है अफगानिस्तान में? सीधा जवाब दीजिए ना सर, ईमानदारी से। ISIS को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनको जो भी है उनको पनिश किया जाएगा, ये क्लियरली कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तालिबान उसके साथ अभी तालिबान के साथ में तालिबान के म्यूचुअल इंटरेस्ट है यूएस का और तालिबान का, कि तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहता है, तालिबान को अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है और यूएस को अपना वहां से विड्रॉ करना है, और जो इवैक्यूएशन में लोग रह जाएंगे 31 के बाद नहीं होंगे उसको वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके से विड्रॉ करेंगे वर्किंग विद तालिबान। जो हो अफगानिस्तान का उसके बाद हो, अमेरिका को क्या करना? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जो हो, द होल नाटो टीम विल, वेस्टर्न एलाइज विल बी ऑब्जर्विंग, उसके बाद में क्या होता है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। इमीडिएट है भी कि मिशन विड्रॉ करना है वहां से। आरिफा जाकिया साहब, पूरी दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए जितने भी आतंकी संगठन थे और किस तरह से तालिबान को फ्यूल किया गया है, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, एक के बाद एक धमाके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वी हैव लॉस्ट 13 अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन उन 95 लोगों की जिंदगी का क्या जो अफगानी थे, जो मारे गए? देखिए, काबुल अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अमेरिकन। नंबर 2, ये का आपने शुरू में कहानी सुनाई 2 भाइयों की, कि एक ISIS और एक तालिबान। दैत्यों की सर, राक्षस कहते हैं उन्हें हम। हाँ जी, तो ये सारे गंदे अंडे जितने हैं ना, ये सब एक ही मुर्गी के हैं जिसका नाम है ISI, पाकिस्तान आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो ISI के गंदे अंडे हैं। आप कितना भी लड़ लो ISIS से या तालिबान से या किसी से भी, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ये सब पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं। तालिबान ने टेक ओवर के बाद बगराम जेल से ISIS के, जैश मोहम्मद के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट छोड़ दिए थे। तो अमेरिका मुंह देख रहा था क्या? तो बात दरअसल ये है कि आपका अभी जो सवाल था इन साहब से कि क्या तालिबान अमेरिका का अलाय बन गया है, तो मैं समझता हूं कि तालिबान अब अमेरिका का अलाय बन चुका है, क्योंकि हथियारों के बल पे इन्होंने काबुल टेक ओवर कर लिया। कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गए ह्यूमन राइट्स? कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही, ना यूरोप की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। तो ऑफ कोर्स इट इज a planned takeover of Taliban, helped and scripted by Pakistan. Helped and scripted by Taliban। आप तो पाकिस्तान में ही रहते हैं सर, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप अजाकिया साहब? मैं लंदन में रह रहा हूँ। अच्छा, आप लंदन में रह रहे हैं, तभी बोल पा रहे हैं, तभी अब्दुल समद साहब मुस्कुरा रहे हैं। धमाके की अगली सुबह ये हंसी कैसे आपके चेहरे पर आती है अब्दुल समद साहब? आपके पड़ोसी मुल्क में 95 लोगों ने जिंदगी खोई है, 13 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जिंदगी खोई है। मैं कल से ये समझने की कोशिश कर रही हूं, कल भी एक पत्रकार साहब आए थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे रात के 8 बजे के बुलेटिन में जब धमाकों की खबर चल रही थी। ये क्या मजाक है इंसानियत के साथ जो आप लोग इस वक्त खेल रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी जा रही है सर, बच्चे, औरतें, लोग मर रहे हैं। समद साहब देखिए जना, ये किसी भी इंसान की मौत के ऊपर हंसा नहीं जा सकता। और मेरी जो बात थी वो तो मैंने आपके सवाल के ऊपर कि वो लंदन में रह रहे हैं उस बात पे हंसी आई है, तो इस तरह से ना समझे कि हमारे सीने में दिल नहीं है और वो नहीं धड़कता या उसमें वो कोई इतना पत्थर दिल हो गया। मैं बात शुरू करूंगा मोदी जी की बात से, जो आपने अभी प्ले किया था। उन्होंने कहा जो टर्म उन्होंने यूज की थी गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, मैं बिल्कुल उनकी बात को ही आगे लेके चलूंगा कि ये जो दुनिया में इस वक्त सारा मैस क्रिएट हुआ हुआ है, ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का है। हर मिलिटेंट ग्रुप, मानना पड़ेगा ये बात कि हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का तो फेवरेट रहा है। वो चाहे ISS हो, जब अबू बकर बगदादी की ISS थी बगदाद में, चले जी वो तो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन सीरिया में क्या हुआ था? असाद के खिलाफ जब ये लड़ने लगे, ISS बनी इधर सीरिया में, तो अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। कहां से उनके पास इतनी लॉजिस्टिक सपोर्ट, उतने वेपन, उतनी नई गाड़ियां उनको, ये ऑफ रोड गाड़ियां उनको मिली, कहां से ये आती थी? ये जहां आप लीबिया के अंदर जब रजीम चेंज करनी थी कर्नल कजाफी की, ग्वांटानामो बे से उन्होंने जो टेररिस्ट थे वो रिलीज करके वहां पे उतारे कि जी आप जाके यहाँ पे लड़ें। तो कहने का मकसद ये कि इसमें तो कोई शक नहीं है
कि इस सब का जो दोष ठहराया जाएगा वो तो अमेरिका है। अब यहाँ पे कल 28 लोग तालिबान के मारे गए, 28 लोग तालिबानी मेंबर थे जो मारे गए, जो 94 या 92 जो बाकी सिविलियंस मरे और 13 अमरीकी मरे हैं। कहने का अब तालिबान और आईएसएस के लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि अब यहाँ पे चले जी हम कह लेंगे जी तालिबान हमारे फेवरेट है, तो ठीक है, इसीलिए आप इतना मुस्कुरा भी रहे हैं सर, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। ये लड़ाई देखकर जो आप लोग चाह रहे थे वो अंजाम पर होता हो। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं, गुरमीत जी आपके पास आऊं, एक जल्दी से कमेंट मैं आपसे आरिफ साहब इस पर चाहती हूं। ये जो ये होलियर देन नाउ अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ही एकमात्र विलन है, ये तो क्या किस तरह से जिहादियों को पाकिस्तान से भेजा गया लगातार, ये सबको पता था। लेकिन परिस्थिति यह है कि आज वो अपने आप को नकार रहे हैं और विश्व भी चाहता है कि वो अब घुसे ना अफगानिस्तान की परेशानियों में, तो सब एक आंख से देख रहे हैं सच को। मिस्टर आरिफ, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में आग लगाई है उसके शोले पाकिस्तान में जरूर पहुंचेंगे। ये पाकिस्तान भूल ना रहे, क्योंकि अफगानी तालिबानों को पता है कि 2001 में अमेरिका ने जब इनके ऊपर हमला किया था तो पाकिस्तान ने ही सारे सहारे दिए थे। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो कि तालिबानी एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के ग्वांतानामो भेजा गया था, पकड़ के तालिबानों को इनके हवाले किया था। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर 2010 से 2018 तक पाकिस्तान की जेल में रहे। तालिबान ये भूले नहीं है, वो पाकिस्तान आर्मी को यूज जरूर कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं कर रहे। और ये आग के शोले आएंगे, लाल मस्जिद इस्लामाबाद कोई ग्रुप ऐलान कर आएंगे, तो ये ना भूलें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 70,000 पाकिस्तानी पहले भी मारे थे। आज फकीर मोहम्मद साहब को जब बगराम जेल से तालिबानों ने रहा किया तो उन्होंने निकलते ही ऐलान किया कि पाकिस्तान में भी तालिबानी शरीयत नाफिज की जाएगी। तो पाकिस्तान भूल में ना रहे कि जो आग अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लगाई है वो पाकिस्तान को नहीं जलाएगी। सर, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप कराची के मेयर थे तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी कौन से साल में थे। ये दाऊद इब्राहिम को तो कहीं कराची में छिपा के रखा था, जैसे एक बार एबटाबाद में इन्होंने वहां से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा। सारे आतंकियों को तो यहीं पर छिपा के रखते हैं। 2005 से 2007 में कराची के जमशेद टाउन का मेयर था और दाऊद इब्राहिम, चावला, आपके हाफिज सईद, आपके जैश मोहम्मद के मसूद अजहर, जिनको हवाई जहाज अगवा करके इसी तालिबानों के जरिए रिहा करवाया था। और आज आपने शुरू में बताया कि 25 अगस्त को शायद अगस्त के 3rd वीक में ये मिले थे तालिबान से। लेकिन तालिबान में आपको बता दूं कि इस बार इनको सबक मिल गया है। पाकिस्तान लाख कोशिश करे, आई एम श्योर कि ये भारत की तरफ रुख नहीं करेंगे तालिबान और पाकिस्तान की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की नपुंसक आर्मी खुद तो नहीं लड़ सकती, ये प्रोक्सियां करवाती है और ये टेररिज्म करवा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और भारत बोल लीजिए। अरे साहब, ऐसा क्यों लगता है इमरान खान को कि उनके हाथ में डोर है तालिबान का? जिस तरह से वो तालिबान के प्रवक्ता अभी पूरा पाकिस्तान बना हुआ है, क्या कुछ ऐसे कोई राज है जो आप बता पाए जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना आश्वस्त है? तालिबान कितनी वाहवाही कर रहा है? जैसे तालिबान के बारे में बताइए कि 31 अगस्त का डेडलाइन दिया है, असद साहब इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है उनके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। तालिबान पर बड़े खुश होते हैं सर, एकदम मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आती है तालिबान के नाम से। क्या है ऐसा जिसकी वजह से उनको लग रहा है बागडोर उनके फैसलों का हो सकता है उनके हाथ में? या आपको लगता है कि जितना च्यू नहीं कर सकते उससे ज्यादा इस बार इतना आतंक हजम नहीं कर पाएगा पाकिस्तान? इमरान खान की तो औकात ही क्या है? इमरान खान तो कुछ भी नहीं है। ही इज अ रबर स्टैंप इन द पॉकेट ऑफ जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा इज रूलिंग पाकिस्तान, अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है ये। और पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी रूल करती है। नवाज शरीफ 5 साल रहा, कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है तो बाजवा 1 हफ्ते पहले जाके सारी डीलिंग कर लेता है। ये खाली रबर स्टैंप है इमरान खान। तो इमरान खान की कोई हैसियत नहीं। आर्मी ये समझती है कि तालिबान भूल जाएगा जो वाकयात पीछे हुए 2001 से 2018 तक, और अब वापस हमारा दोस्त बन जाएगा। तालिबान को बड़ा सबक मिला है। 20 साल कम अरसा नहीं होता। 20 साल इन्होंने पाकिस्तान का किरदार देख लिया है। जनरल मुशर्रफ की किताब देख लें, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की किताब देख लें, जिसमें बता रहे हैं कि डॉलरों के लिए पाकिस्तान के आर्मी ने तालिबानों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था।
तो ये भूल में ना रहे, पाकिस्तान के तालिबान भूल गए हैं। इस बार पाकिस्तान को बड़ा मजा चखना पड़ेगा। और मेरी अपनी रीडिंग है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा है तो शायद इसलिए छोड़ा है कि सारे तालिबान तो भाग के पाकिस्तान चले गए थे, तो एक तरफ तालिबान निकल के वापस आएंगे, अफगानिस्तान टारगेट हम कर सकेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बिल्ली थैले से बाहर आएगी कि पाकिस्तान किस तरह ग्लोबल जिहाद और ग्लोबल टेररिज्म को मैनेज करता है। आज आपके आने से बड़ा अच्छा हुआ है, अब्दुल समद साहब की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि आज पोल खुल रही है अंदर से। जिसने वहां का सच देखा है अब्दुल समद साहब, और जो आप, मैं बार बार कहती हूं, वाजपेयी साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया था पाकिस्तान को कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, और वही स्थिति आज आ गई है जो पाकिस्तान कर रहा है हक्कानी नेटवर्क के जरिए और अपने आतंकियों के जरिए, वो दुनिया के सामने है। सर आप इसका जवाब ले लेंगी? फिर इसका जवाब ये है, आज एक पाकिस्तानी सिटीजन आपके चैनल के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जब आप कहती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो फिर उस पे भी वो ना कीजिए ना, वो देखिए मेरी बात आरिफ साहब, मुझे बोलने दे, मैं आऊंगी। आरिफ साहब जवाब लूंगी, आरिफ साहब जवाब लूंगी, एक एक करके। ठीक है, समद साहब बोलिए। लेकिन समद साहब, जिस शख्स को पाकिस्तान की चिंता होगी वही सच बताएगा, वरना आप लोग तो क्या ही सच बोल पाइएगा। तो फिर जिस तरह से ये बोल रहे हैं, फिर आपको क्यों तकलीफ होती है, क्यों इल्जाम लगाती हैं आपके जी वो दाऊद इब्राहिम यहाँ पे बैठा है कराची में और आपके टेररिस्ट आके यहाँ पे पनाह लेते हैं। अगर हमारा इस तरह के आरिफ साहब जैसे अगर वो मुल्क के खिलाफ हो जाए, तो दुनिया में कोई है जो अप्रिशिएट करे कि जो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बोले और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो? देखिए जी, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि मुझे पाकिस्तान से तकलीफें हो सकती हैं, मेरा मुल्क है, मुझे सिविलियन सुपरमेसी पे भी रिजर्वेशन हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जी नहीं, कुछ सब कुछ रिजर्वेशन से बहुत आगे निकल चुका है पाकिस्तान। सर, जिस देश की स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म हो, वहां पर चाहिए कुछ लोग आरिफ मोहम्मद जैसे, जो सच बता पाए, जो ये हिम्मत दिखा सके। और अगर वो सच नहीं बोलेंगे, आरिफ अजाकिया जैसे लोग, तो कभी पाकिस्तान सच नहीं देख पाएगा। इजातुल्लाह साहब, इजातुल्लाह एक सेकंड, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूं आपके पास। इजातुल्लाह अहमद जई हमारे साथ संवाददाता इस वक्त सीधे अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। जल्दी से हमें बताइए, 31 अगस्त का डेडलाइन है, कई लोगों की जिंदगी, अभी भी एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ है, फुल स्क्रीन भीड़ दिखाइए जरा एक बार। इतनी भीड़ है, लोग मतलब जान जोखिम में डालकर, जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश में लोग हैं। इजातुल्लाह, क्या है आज एयरपोर्ट की स्थिति, बताइए। ये देखिए, मौत मुट्ठी में है धमाकों के बाद, बताइए इजातुल्लाह। फिलहाल जो एयरपोर्ट के नजदीक जो लोग हैं, ज्यादातर लोग दूर से आए हैं, उधर वेट करते हैं, क्योंकि आपने देश खुद के भारत छोड़कर जा रही है। उन्होंने जिस उधर सिक्योरिटी लोग है, उन्होंने कहना है उसके बात नहीं मान रही है, क्योंकि उसने कहना है कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन एयरपोर्ट से नहीं जाऊंगा। अभी भी मैं खबर मिली हूँ कि उधर बहुत लोग जमे हुए हैं एयरपोर्ट के आसपास। बिल्कुल, और वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब आपसे और गुरमीत सिंह साहब से जल्दी से जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सबकी बात आपने सुन ली है, क्या है भारत का स्टैंड और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारत की प्राथमिकता है पहले हमारे जो भारतीय हैं, जो भारत समर्थक हैं, जो भारत के हितों का हमेशा से ख्याल रखते रहे हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। और हमारे विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पहले भारतीयों को, भारत के हित चिंतकों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शेष जो वैश्विक लोकतांत्रिक समुदाय है, वो जिस तरह के कदम उठा रहा है, जिस तरह की अस्थिरता इस समय अफगानिस्तान में है, अभी स्थितियों पर बारीक नजर रखने के अलावा इस समय कोई ठोस किसी बारे में रणनीति के संदर्भ में इस समय किसी प्रकार का जो है कोई भी वक्तव्य देना जल्दबाजी होगी। ठीक है, मैं एक सेकंड गुरमीत सिंह साहब से एक जवाब ले लेते हैं, ब्रेक फिर उसके बाद ले लेंगे। जल्दी से सर, जरा अब्दुल समद साहब को समझा दीजिए जो हो रहा है इस वक्त, कैसे पाकिस्तान उससे लिंक्ड है जनरल गुरमीत, और इसी के साथ ये जो स्थिति बनी है ये सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका भी अब वहां पर कुछ भी अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, ना अपने आर्मी को, ना किसी तरीके से। देखिए, ये जो काबुल में हुआ है, ये जो चुनौती है, ये जो चैलेंज है, ये पूरी दुनिया के लिए।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये हुआ काबुल के अंदर भी है, यानी कि जहां पर तालिबान ने कब्जा किया है और जो हक्कानी नेटवर्क है उनकी के अंदर में सिक्योरिटी, और जो IS खोरसम जिसके पीछे में पाकिस्तान है, उन्होंने अपने स्लीपर एजेंट्स के साथ में ये जो सुसाइड अटैक्स किए हैं, ये जो मौत का मंजर पूरी दुनिया को दिखाया है, इसके देखिए एक बात पक्की है, ये तीनों जो हैं IS खोरसम, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान, तीनों के साथ जो मैं कहूंगा जो कनेक्शन है, जो उनकी जोड़ है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इसका पूर्ण रूप से जो ब्लेम है वो उन्हीं के ऊपर में जाता है। और जो आरिफ साहब ने एक सच बोला है, एक बहुत गहरा सच बोला है, उन्होंने वो रियलिटी बोली है जो दुनिया समझ नहीं पाई है, जो अमेरिका बार बार गलती कर रहा है। 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहे, लेकिन अगर वो इस टेररिज्म की, इस प्रॉब्लम की, जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम थी, फंस गए रे बाइडेन। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तालिबान जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ मुलाकात कर रहा है और आतंकी हमले में बीती शाम पूरी तरह से जो बाइडेन ने क्लीन चिट दे दिया है तालिबान को। ISIS पर उनका आरोप है कि उसी ने किया है और उससे वो बदला लेंगे। लेकिन आरिफ अजाकिया साहब, जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि जब अमेरिका तालिबान को क्लीन चिट दे देता है, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है? पाकिस्तान के नजरिए को क्लीन चिट दे रहा है, कैसे वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है? मैं आपको जवाब देने से पहले सिर्फ अब्दुल समद साहब से इतना पूछूंगा कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, लेकिन क्या मैंने झूठ बोला है? मैं चैलेंज करता हूं कि किसी एक बात को झुटला दें। पाकिस्तान ने अपने लोगों का जेनोसाइड किया है, बंगाली, बलोच, सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, इनके जेनोसाइड करता रहा है। अब आता हूं मैं आपके जवाब की तरफ। तो देखें, अमेरिका ने खाली तालिबान को क्लीन चिट नहीं दी है, बिलियंस ऑफ डॉलर के लेटेस्ट वेपन भी छोड़ के गया है उनके लिए, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर छोड़ के गया है, पूरा अफगानिस्तान तश्तरी में इनको पेश किया है। अमेरिका ने गलती की है या कोई इसके पीछे प्लानिंग है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि फिल वक्त तालिबान आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। अब्दुल समद साहब, सही नहीं कह रहे वो? म्यूट कर दिया है शायद आपने सर, मिस्टर अब्दुल समद, ऑडियो म्यूट कर दिया है शायद, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आरिफ साहब की से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, आरिफ साहब को मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सिटीजन है, उनका राइट है। लेकिन एक रिक्वेस्ट यही होगी मेरी कि पाकिस्तानी होने के नाते कुछ ऐसी चीजों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मतलब पाकिस्तानी होने का इतना सबूत तो हर किसी को जिम्मेवारी सब कालीन के नीचे डाल दीजिए। अब्दुल साहब को भी अब थोड़ी सी हंसी आ रही, सब कालीन के, जो सच है उसको छिपा दीजिए। जितने कतरन हैं गुनाहों के, आतंक के, सब कतरन को कालीन के नीचे छिपाते रहिए, है ना अब्दुल समद साहब? चाहे लोग मरे दूसरे मुल्कों में। मैंने एक इंडियन नहीं देखा जो किसी भी चैनल पे, चाहे पाकिस्तानी चैनल पे आके इंडिया के खिलाफ बोलता हो। मुझे एक शख्स नहीं मिला पूरे इंडिया में से, यानी कि उनकी इतनी आपकी 1 बिलियन से ज्यादा की आबादी की। इंडिया मैदान जंग में मुकाबले करता है, प्रॉक्सियां नहीं लड़ता, टेररिज्म नहीं करता। जी जी, बिल्कुल नहीं करता। वो बांग्लादेश में जो हमारे साथ किया, वहां पे ढाका में, वो भी कुछ नहीं किया। TTP की प्रॉक्सी है, PLA को सपोर्ट किया, बरामदास मुफ्ती इंडिया जाके वो इलाज करवाता है, उस पर आप नहीं। ठीक है, जवाब सुनिए समद साहब, जवाब सुनिए। आरिफ साहब, 1 मिलियन बंगाली मारे थे, इंसानियत बचाने के लिए वो आए थे। आपकी फौज वहां पे नमाजें नहीं पढ़ रही थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज ने कहर मचाया था, इंसानियत बचाने के लिए खुलेआम आई थी, टेररिज्म नहीं कर रही थी जैसे आप भारत में और अफगानिस्तान में कर रहे हैं। आपकी आर्मी सिर्फ टेररिज्म कर रही है। मुकाबले पे आई जब भारत की आर्मी के, तो 93,000 पतलून उतार के उधर लटका के आई थी। ये हैदराबाद में क्या हुआ था? हैदराबाद में क्या हुआ था वो रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें। पंडित की, एक पंडित की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, ताल्लुक है मेरा हैदराबाद की बात नहीं करा, इंडियन हैदराबाद की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें, जिसमें मैसेकर की बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 40,000 लोगों को मारा गया था वहां पे, जब उसको नेक्सेशन हो रही थी, जब एक्सेशन कर रहे थे। ठीक है समद साहब, आप ही बताइए। अगर इतिहास में फंसेंगे तो उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि अब वक्त कम बचा है। आप ही बताइए, एक बार दिखाइए तो दोनों को साथ दिखाइए। समद साहब आप बताइए, ये लश्कर-ए-तैयबा,
ये जैश ए मोहम्मद, ये तमाम ये जो आतंकी संगठन है, ये सब पाले रखा है ना आपने। जो कहीं नहीं मिला पूरे विश्व में, वो ओसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद में जाकर मिला। कितना गर्व आपको महसूस होता है? बिन लादेन नहीं, अबू फरज अल लिबी, अबू जुबैदा, ऐमन अल जवाहिरी, खालिद उमर शेख सब पाकिस्तान से मिले हैं। बिल्कुल मिलेंगे। ये जब ये सोवियत के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी तो ओसामा बिन लादेन यहाँ से गया था ना, जो अमेरिका ने हमें भेजा था कि फैसिलिटेट करें अरब मुजाहिदीन को। हम पिशावर से भेजते थे ना, हम कोई वाया इंडिया तो नहीं भेजते थे। तो जब वो यहाँ से जाएंगे, हामिद करज़ई भी तो कोयटा में ही रहता था ना, उसका भी तो दूसरा घर कोयटा था। तालिबान के अक्सर लोग जो अफगानी हैं वो भी तो यहाँ पे थे। 92 में पेशावर रिकॉर्ड भी तो यहाँ पे हुआ था। तो इसका मतलब जब वो वहां से भागेंगे, बॉर्डर क्रॉस करके इधर ही आएंगे ना, ओसामा बिन लादेन किधर जाता? और वैसे भी यूएन डेजिग्नेटेड था। कम से कम इतना तो है ना आरिफ साहब कि आपने ऐसा कॉर्नर किया है कि आज वो ओपनली ओन अप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हमने रखा। कम से कम ईमानदारी से। गुरमीत सिंह साहब, मुझे लगता है कि आपको और प्रेम शुक्ला जी को आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब्दुल समद साहब खुद ही सब मान रहे हैं। इस बात है, कैसे इनकार करूं कि बिन लादेन यहाँ पे अरे पीठ थपथपा लीजिए सर, हमारी तरफ से पीठ थपथपा लीजिए। आप लोगों ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना दिया, इस बात पर पीठ थपथपा लीजिए। एक पूरे मुल्क और उसकी कौम के साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की, आतंकवाद में झोंक दिया, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद कर दी। और वही हाल आप अलग अलग मुल्कों में, अपने पड़ोसी मुल्कों में कई लोगों के साथ कर रहे हैं। पीठ थपथपाइए अपनी, समझिए कि आपने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कौम का क्या हाल बनाकर रखा है, क्योंकि आपकी सेना, आपका आईएसआई आतंकवाद के इस खेल में आम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और वहां पर चुनी हुई सरकार सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाती है। और आप जो ये सोचते हैं कि आतंक का खेल अब यहां खेलेंगे, वहां खेलेंगे और खुद बच जाएंगे, वो भूल जाइए। न जाने कितने ऐसे आतंकी घटनाएं आपके खुद देश में हुई हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। हिलरी क्लिंटन से लेकर सबने आपको समझाने की कोशिश की। आरिफ साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि 1700 अरब रुपए साल के हमारी फौज बजट में से ले जाती है, लेकिन कारगिल का वक्त आता है तो फौज की अपनी लाशें छोड़ के भाग जाते हैं। ये जंग लड़ने के काबिल नहीं है। इनके पीटीआई के लीडर परसों टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि अब तालिबान हमें कश्मीर फतह देख करके देगी। तो मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा आपने भैंस पाली हुई है पाकिस्तान आर्मी, जो बुजदिलों का टोला है, जो अपने ही लोगों को जेनोसाइड कर रहा है, बंगाल बलोचों का कर रहा है, सिंधी मुहाजिर पख्तून सबका जेनोसाइड कर रहा है। जरूरत क्या है इस आर्मी की, जिसने पड़ोस में आतंक फैलाया हुआ है? अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले पे पुलिस गाड़ी में बम फेंकते हुए लड़की पकड़ी जाती है, बतूल पाकिस्तानी निकलती है। दुनिया में जहां भी आतंक होगा, आप टेररिस्ट की धूम उठाएंगे, उस पर ठप्पा लगा हुआ होगा, मेड इन पाकिस्तान। 9/11 भी पाकिस्तानियों ने किया था, वो 9/11 भी पाकिस्तानियों ने किया था। आप कहते हैं वो भी पाकिस्तान के हिस्से में डाल दें, कुछ अगर रह गया वो लंदन बमिंग भी पाकिस्तानी के हिस्से में डाल दें। और उठा के देख ले, बतूल नामी लड़की पेट्रोल बम पुलिस की गाड़ी में फेंकते हुए रंगे हाथों होंगे। 7/7 लंदन में जो 4 बसों में धमाके हुए थे, चारों पाकिस्तानी निकले। फ्रांस में जिसने डेनियल पैटी का जो गला काटा था, वो भी पाकिस्तानी निकले। सर लंदन के ब्लास्ट इंडियन था, हैदराबाद का। अरे कौन सा हैदराबाद का? आज आपको हैदराबाद में हर चीज नजर आ रही है। मैं बताता हूँ ना, एक इंडियन था। अब आप उस पे नहीं बोलेंगे कि क्या इंडियन मुल्क नहीं हो सकते किसी में? अब्दुल समद साहब, गुलामी की बेड़ियों से आजादी का यही मतलब था जब कहा था इमरान खान ने, ये धमाके, ये लोगों की जिंदगी लहूलुहान होना, यही मतलब था उसका। इसका तो जवाब दीजिए। ये तो अमन कायम हो गया। ये तो तालिबान आएंगे, अमन कायम करेंगे यहाँ पे, जैसे 96 में अमन कायम किया था। धमाके होना ये अमन है। पाकिस्तान के लिए अमन का मतलब है अमन इज इक्वल टू धमाके होते रहे। जी वो क्लस्टर बमिंग आपको भूल गई, वो मदर ऑफ ऑल बम आपको भूल गया, जो अफगानिस्तान में 20 साल तक धमाके होते रहते, वो सब भूल गया। वो कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर जो हजारों लाखों अफगानी मारे गए, वो सब भूल गए आपको। ठीक है, अगर कोई और दहशतगर्द आगे धमाका कर जाए तो वो भी तालिबान के खाते में डाल दें। सर वो उस वक्त भी आप डॉलर ले रहे थे, पाकिस्तान से ही अमेरिका के ड्रोन और हवाई जहाज उड़ के जाते थे। आरिफ साहब, अब वो डॉलर मिलने बंद हो गए हैं। जब से मिलने बंद हुए तब से अमेरिका में दुश्मन नजर आने लगा है। यूनाइटेड नेशन के चैप्टर 7 के तहत जो रेजोल्यूशन पास हुए थे, हम बाउंड थे अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के।
आप यूनाइटेड नेशंस की जितनी ट्रीटी है ना उनके सिग्नेटरी हैं, लेकिन आपको एक फॉलो नहीं करते ह्यूमन राइट्स के हवाले से विद इन पाकिस्तान। आज आपको मैं यूनाइटेड मेयरशिप इंक्वायरी कर रहे थे, आप गालिबन एमक्यूएम के थे ना, एमक्यूएम के होंगे आप। महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू अभी अभी तोड़ी है सर इन्होंने। पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, और मैं जितनी बात कर रहा हूँ आप मेरे को चैलेंज करता हूँ कि झुटला दे मेरी किसी एक बात को, मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक को, उससे हटके आप मेरी बात को तो झुटलाए ना। क्या दाऊद इब्राहिम डायमंड बिल्डिंग कराची में ओल्ड क्लिफ्टन में उसका नहीं है क्या? आपके जहीद लखवी एक एक करके जैश मोहम्मद सब पाकिस्तान के नहीं है क्या? झुटला दे ना मुझे जरा। क्या आपके ट्रेनिंग कैंप बलूचिस्तान में नहीं है क्या? बिल्कुल झुटला सकते हैं क्या मुझे? प्रेम शुक्ला जी, मैं एक ही बार आपके पास आई और जनरल गुरमीत सिंह साहब आपके पास एक ही बार आई, क्योंकि कम से कम आज पाकिस्तान के ही एक पूर्व कराची के मेयर ने सच पाकिस्तान का सामने रखा और पूरी दुनिया सुन रही होगी कि आखिर कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन इसी के साथ अगर विश्व और विश्व का कोई भी बड़ा से बड़ा मुल्क आधा सच देखेगा, आतंकवाद में भी अच्छा और बुरा समझने की कोशिश करेगा, तो मुकम्मल जंग इसके खिलाफ हो ही नहीं सकती।